बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का, उसी की आगे की कहानियां। और चैप्टर बड़ा इजी है, उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। और क्या है इस लेक्चर में जरा देखते हैं। तो वही जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको वही रिवीजन टाइप का आप समझ लीजिए, जो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है बस उसी को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर फ्लो पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं जल के बारे में। भाई जल ही जीवन है, ये तो आपको पता ही है। तो जल एक अद्भुत द्रव्य है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जल एक अद्भुत द्रव्य है। अद्भुत का मतलब इनक्रेडिबल, ऐसा जिसके बारे में हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि जल के बारे में कुछ लिख दो तो शायद आपके पास शब्दों की कमी हो जाए, लेकिन जल की महानताएं कम नहीं होगी, क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत से जीवन के अंत तक जल जो है वो आपसे जुड़ा हुआ रहता है ना। कहते हैं जल ही जीवन है, बिना जल के शायद कुछ पॉसिबल नहीं है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो भी आपकी सेल के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, बाहर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, पानी पीने से लेकर बर्तन धोने तक, कपड़े धोने तक, और शरीर की ताप नियंत्रण तक, जो आपका टेम्परेचर है, हम कहते हैं कि हम समतापी हैं। तो ये समतापी होना भी जल की मेहरबानी है। तो जल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहा जाता है कि हम खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना शायद कुछ दिनों बाद हमारी मौत हो सकती है। ठीक है, चलो। जल एक अद्भुत द्रव्य क्यों है? तो भाई हमारे पास बहुत सारे रीजन है। जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग पर उपस्थित है। हम अगर बड़ा बड़ा देखें तो हम कहते हैं कि जल जो है वो हमारी अर्थ पे, पहले तो बात अर्थ से ही करते हैं भाई, हम हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो जल से घिरा हुआ है। ये बात तो सबको पता ही है ना। काफी ऊपर से ब्लू दिखाई देती है अर्थ, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है जल से घिरा हुआ है। और हम ये कहते हैं कि 70 से, एक ओवरऑल अगर हम निकालें तो 70 से 79% तक हमारी अर्थ पे जल भरा हुआ है। हालांकि उसमें खारा पानी ज्यादा है, मीन्स अगर हम उसको डिटेल में जाए तो हम ये कहते हैं कि खारा पानी ज्यादा है और फ्रेश वाटर, मीठा पानी जिसको हम कहते हैं, वो कम है। लेकिन ओवरऑल अगर हम जल की देखें तो एक बड़ा भाग जो है वो हमारी अर्थ पे जल से घिरा हुआ है। यह भूमिगत भी हो सकता है। अब एक तो आपको दिख रहा है जमीन पे, लेकिन एक होता है अंडरग्राउंड वाटर, है ना। एक क्या होता है? अंडरग्राउंड भूमिगत जल जिसको कहते हैं, जिससे आप कुएं खोदते हैं या हेड पंप लगाते हैं, या आजकल जो घर घर में बोरिंग खोदने लग जाते हैं ताकि पानी की कमी नहीं हो। तो ये सब जो है भूमिगत जल के कारण होता है। जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि अगर हम वायु के कंपोजिशन की बात करें तो हम ये कहते हैं कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन नहीं है, कुछ अन्य चीजें भी है। उसमें जलवाष्प का भी कुछ परसेंटेज है, भले कम है लेकिन है। और बारिश के दिनों में तो बहुत जलवाष्प होती है, मॉइस्चर होता है। यहां तक कि हमारी सांसों में भी क्या है? जलवाष्प है, पूरी गैस नहीं है, बिल्कुल प्योर। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में है। जस्ट अभी हमने कहा कि अधिकतर जल कैसा है? खारा है। ठीक है, तथा यह खारा है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि शुद्ध जल के स्रोत क्या है, तो देखो कुएं, तालाब, नदियां ये तो है ही, लेकिन जो बर्फ से ढके पहाड़ हैं उनमें खारा पानी नहीं है। वो पानी कैसा है? शुद्ध है और मीठा पानी है। और यही बर्फ से ढके हुए पहाड़ जब मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, तो यही पानी आपकी नदियों में, नालों में, नाले तो खैर हम गंदी चीजों को कहते हैं, नदियों में, तालाबों में, यहीं से आता है। ये मीठा पानी कहाँ से आ रहा है? वो जो बर्फ पिघल रही है उनसे पिघल के इन सब जगहों पर पानी आता है। कुछ पानी अंडरग्राउंड चला जाता है तो भूमिगत जल के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो बर्फ से ढके पहाड़ वगैरह जो है वो शुद्ध जल के स्रोत है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि शुद्ध जल के क्या स्रोत है, नेचुरल स्रोत क्या है? तो बर्फ से ढके पहाड़ और हिम नदियां भी कहते हैं। आपने हिम नदी सुनी होगी, बर्फ बहता है जिसमें,
है ना, जमी हुई नदियां रहती हैं, वही जब वापस मेल्ट हो जाती है तो नॉर्मल नदी बन जाती है। उन्हीं से आता है भाई, ध्रुवों से ही आ रहा है ये, जितना भी पानी आपको मिल रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह मेल्ट होके जाता है। भूमिगत जल और नदियां, झीलों, तालाब का जल भी कैसा होता है? शुद्ध होता है। तो इस पे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, शुद्ध जल के क्या क्या आपके पास स्रोत है। फिर भी इस जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। भाई इतना जल होने के बाद भी हमारे यहाँ बहुत विभिन्नताएं हैं। जैसे कि हम हमारी बात करते हैं, हम कभी कहीं जाते हैं, जैसे मान लो यूपी या बिहार गए और वो कभी राजस्थान नहीं आए हैं, तो हम जाते हैं तो वो लोग ऐसे पूछते हैं आपके यहाँ तो वही रेगिस्तान होगा, क्योंकि राजस्थान नाम लेते ही लोगों को ये लगता है कि हमारे यहाँ तो भाई रेगिस्तान ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अजमेर है जहाँ पे हम रहते हैं, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जयपुर है, यहाँ पे कोई रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान तो कुछ एरिया में है, मतलब वो जो धूला आप कहते हो, डेजर्ट जिसको आप कहते हो, वो तो बीकानेर जैसलमेर साइड है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सब जगह जो है वो रेगिस्तान ही फैला हुआ है। तो ये असमानताएं किस वजह से है? जल की विभिन्नताओं की वजह से, कि वहां पे डेजर्ट क्यों बन गया? क्योंकि वहां पे जल नहीं है। जल कुछ झीलें हैं लेकिन खारे पानी की झीलें, जैसे सांबर वगैरह, आपने कभी नाम सुना होगा राजस्थान के बारे में, तो सांबर झील है, वो खारे पानी की झील है, बहुत खारा पानी, मतलब नमक वाला, और वहीं से नमक बनाया भी जाता है ना। जीके वगैरह में पढ़ा होगा कि इंडिया का कम से कम 4-5% नमक जो है वो सांबर झील से लिया जाता है। राजस्थान में तो खैर बनता ही है। तो ये जो है सांबर झील खारे पानी की एक झील है। तो पानी की बहुत विभिन्नताएं हैं। कहीं देखो आप एमपी वगैरह चले जाओ, केरल वगैरह चले जाओ, बढ़िया से आपको हरियाली मिलेगी, पेड़ पौधे, नदियां बह रही है केरल वगैरह में। आप एमपी चले जाओ, वहां में नर्मदा का काफी प्रचलन है। मैं एमपी में कुछ साल रही तो वहां पे नर्मदा नदी को बहुत पूजते हैं। वहां पे एक नर्मदा नदी गुजर रही थी वहां से, जबलपुर के आसपास के एरिया की बात कर रही हूँ मैं, तो वहां पे पूजा की जाती है। कोई दिन होता है, मैं भूल गई, वहां पे मेला लगता है और वहां पे दीपक जो है जला के रखे जाते हैं। तो हम 2 साल मैं भी वहां गई, स्पेशली वहां पे मेला लगता है, पूजा की जाती है नर्मदा नदी की। उसी तरह अगर आप बनारस यूपी जाओ तो काफी नदियों को, गंगा नदी जो है उसको पूजा जाता है। तो कहीं तो नदियों की भरमार है, जैसे हमारा उदयपुर जो है राजस्थान में, उसको झीलों की नगरी कहते हैं क्योंकि वहां पे बहुत झील है। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान इट मीन्स ऑफ सिनोनिम ऑफ डेजर्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान शब्द आया तो आधे लोगों के दिमाग में यही चलता है अच्छा यहाँ तो दूल्हे उड़ते होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ एरिया यहाँ पे अच्छा है, पानी से भरा हुआ है। तो पानी की विभिन्नताएं जो है बहुत सारी है। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी हो जाती है ना। ऐसा किल्लत जिसको हम कहते हैं कि जल की कमी जो है, पानी की कमी गर्मियों में ज्यादा होती है। 2 कारण है उसके। पहला तो हमारा यूज बढ़ जाता है, उपयोग बढ़ जाता है, प्यास ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा पियोगे। दूसरा, गर्मी में बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से, सनलाइट की वजह से पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ता रहता है, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है। तो जो भी तालाब वगैरह है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अब आप काफी बड़े हो गए, कि कई बार आपके गांव में या आसपास की जो नदियां होती है वो गर्मी में या तो सूख ही जाती है या उनका लेवल कम हो जाता है, क्योंकि वही गर्मी है तो पानी जो है बहुत गर्म, जमीन जो है वो बहुत गर्म हो रही है। तो पानी, एक तो गर्म जमीन ज्यादा जल्दी पानी सोखती है तो पानी अंदर चला जाता है। दूसरा, इवेपोरेशन हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से जल की जो है कमी हो जाती है, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में जहां जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है, वहां लोगों को अधिकतर समय दूर से जल लाने में व्यय करना पड़ता है। यह आपने बहुत सुना होगा गर्मियों में, है ना, न्यूज वगैरह में, कि लोग 2-2 किलोमीटर जाकर, पैदल जाकर जल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनके गांव में जो है ये पाइपलाइन वाला सिस्टम नहीं है, और पाइपलाइन है भी तो पानी अवेलेबल नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये नदी है, इनसे पानी नहीं आता। पानी आपके घरों में जो सप्लाई होती है वो या तो आसपास के कोई डैम होता है, वहां से पहले पानी को शुद्ध किया जाता है ना, प्यूरिफाई किया जाता है, फिर वहां से घरों में पानी भेजा जाता है। तो मान लो कोई ऐसे एरिया है जहां पे कोई मीठे पानी की नदी नहीं है या पानी नहीं है, नदियां ही नहीं है, तो फिर वहां पे आसपास के शहरों से पाइपलाइन के थ्रू पानी डाला जाता है। लेकिन गर्मियों में जबकि पानी वैसे ही कम हो गया है,
आपकी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, तो सप्लाई कम हो पाती है। सुना होगा आपने, गर्मियों में कई बार 2-2 3-3 दिन तक नल नहीं आते, तो लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। और गाँवों में ये हालत ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पे देखो कुएं होते हैं, या तो गर्मियों में कुएं सूख जाते हैं या पानी कम हो जाता है, बहुत अंदर पानी चला जाता है, तो फिर उनके पास नल की सप्लाई भी नहीं है, और है तो प्रॉपरली पानी नहीं आ रहा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो हेडपंप होते हैं उसका पानी सूख जाता है, हेडपंप में से पानी ही नहीं निकलता, तो फिर उनको आसपास के गांव जहां पे पानी की सप्लाई है या कोई कुआं वगैरह है, नदी वगैरह है, तो वहां से पानी भर भर के लाना पड़ता है। और ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगती है, सब लोग जो है बाल्टी लेकर, अपने बर्तन लेकर खड़े होते हैं, और झगड़ा भी हो जाता है कई बार। तो ये चीजें उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहर वाले थोड़े से इस मामले में सुखी है, तो उनकी जीवन थोड़ा सा आसान होता है। दिक्कतें तो हमें भी होती है, हमारे यहाँ पे भी कई बार 2-3 दिन पानी नहीं आता तो टेंशन हो जाती है, अभी पियेंगे क्या, है ना। लेकिन आजकल जैसे आरओ वगैरह लग गए हैं घरों में, तो वो थोड़ी सी फैसिलिटी है जिसकी वजह से इतनी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन रहती है। अब है महत्व क्या है जल का, वो तो हमने बोल ही दिया, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जल हमारे क्या क्या काम आता है। तो सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर या कोशिका के अंदर होती है, वह जल में घुले पदार्थों में होती है। हमारी सेल है, कोई भी सेल, मतलब किसी भी लिविंग थिंग की सेल। अब सेल में क्या है भाई, ये तो कोशिका वित्ती है ना, सेल वॉल पढ़ चुके हैं हम। सेल, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक। यहां पे अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं होगी, ये तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक, है ना। इतनी बार मैंने बता दिया है कि अगर एनिमल है तो सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। और प्लांट है तो दोनों होगी। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर जो चीजें भरी हुई है, जो मटेरियल भरा हुआ है, वो सारा मटेरियल क्या कहलाता है, तो हम उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं उसको, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। अगर हम पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के एनिमल हैं, प्लांट है, उन सबका एक ओवरऑल निकालें, मतलब सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो सेल है उसमें कम से कम 49 से, कहां लिख दूं ये चीज, 70% पानी होता है एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर। अब वो डिपेंड करता है, आप भी बोलोगे इतना बड़ा रेंज, तो डिपेंड करेगा कि वो सेल किसकी है। जैसे कि नॉर्मल सेल है तो हम बोलते हैं 40 से 50% पानी है। अगर आप तरबूज जैसे सेल की बात करोगे, है ना, तरबूज जो फल होता है उसमें भी तो भाई कोशिकाएं हैं, तो उसमें बोलते हैं कि 90% पानी है उसके अंदर। इसीलिए बोलते हैं गर्मी में तरबूज और ये पानी, कोकोनट वाटर और ये सब पीना चाहिए, क्योंकि पानी का उसमें क्या है, परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो एक सेल के अंदर 40 से हम बोलते हैं कि 70 या 49 से 70% क्या होता है, पानी होता है। तो ये पानी क्यों चाहिए, तो सेल में ये जो गतियां हो रही होती है अंदर, वो राइबोसोम, वो माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब को किसी ना किसी रूप में पानी चाहिए होता है। जब आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th 12th 10th पढ़ेंगे, जब आप बायो के अंदर ये सारी क्रियाएं पढ़ेंगे कि ये कैसे होती है, तो आप देखेंगे वहां पे पानी बहुत काम आता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। फोटोसिंथेसिस जब हम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण मीन्स प्लांट करते हैं, तो उनमें पानी चाहिए। आप जब श्वसन करते हैं तो आपको श्वसन में भी कई जगहों पे पानी चाहिए होता है, रेस्पिरेशन करते हैं तब भी। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। आपका शरीर का जो तापमान है, जो मैंने कहा कि नियंत्रित रहता है 37 डिग्री, हम समतापी है, ये हम पढ़ चुके हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो असमतापी होते हैं, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो समतापी हम क्यों हो पाते हैं, क्योंकि ये जल हमें हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जब हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है गर्मी के दिनों में, तो हमें पसीना आने लगता है। ये पसीना क्यों आ रहा है, ये पसीना आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आ रहा है। दो काम होते हैं उसके, एक तो बॉडी से वेस्ट निकल जाता है। अब पसीने में क्या है, पानी है, वो पानी तो है, तो पसीने की फॉर्म में पानी
प्लस जो वेस्ट मटेरियल है वो, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। दूसरा, सर्दियों में आपको पसीना कम आता है क्योंकि हमें बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, हमें हमारा टेम्परेचर गर्म रखना होता है, तो उस टाइम पानी का लॉस हम कम करते हैं। गर्मियों में आपको देखो टॉयलेट जो है वो कम आता है, क्यों? क्योंकि पहले ही पसीना निकल रहा है, पानी बॉडी से बाहर जा रहा है, और टॉयलेट भी आएगा बार बार तो पानी का लॉस हो जाएगा। सर्दियों में हमें टॉयलेट बहुत आता है क्योंकि भाई तापमान नियंत्रण हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो पानी ही उस ताप को नियंत्रित करने का हमारी बॉडी के अंदर, हम कहते हैं ब्लड भी करता है ना। आप बोलेंगे नहीं हमने तो सुना है ब्लड, तो ब्लड में भी पानी ही है, ब्लड के अंदर भी पानी ही है, ठीक है। तो ये पानी बहुत जरूरी है सभी क्रियाओं के लिए, चाहे वो श्वसन हो, चाहे पाचन हो, चाहे आप पौधों की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण हो, उत्सर्जन हो, बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए भी पानी चाहिए। तो सभी क्रियाओं में पानी आ रहा है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। हम कहते हैं कि हमारा ब्लड जो है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, लेकिन उसमें भी पानी है। वो कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो पानी के साथ मिलके आगे जाती है। पौधों में तो भाई पानी का ही खेल है, उनके पास तो खून भी नहीं है, जो भी इधर उधर जाएगा पानी के साथ ही जाएगा। तो संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों का जो जाना है, जाइलम और फ्लोएम से या ब्लड से, अगर एनिमल की बात करें तो वो सब जल की मेहरबानी है। जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। आपको जरूरी है बॉडी में कि इतना पानी होना चाहिए। पानी की कमी हो जाती है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। वो ऐड देखा है आपने, वो अभी आएगा जब गर्मी, अभी तो सर्दी आ रही, गर्मी में वो ऐड आता है, सूरज जो है स्ट्रॉ लगा के एक बच्चे का ऐसे ऐसे पानी चूसता है, फिर वो कहता है ग्लूकोन डी पियो। ग्लूकोन डी में कुछ नहीं है, उसके साथ हम पानी पी रहे हैं एक्चुअली में, है ना। इलेक्ट्रल पीने को कहते हैं, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। देखो पानी अपने आप में क्या है, पानी बस H2O ही तो नहीं है, H2O तो नहीं है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, खनिज हैं। तो ये खनिज भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी खनिज आ रहा है वो भी हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए जरूरी है। तो पानी के साथ खनिज भी जाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। डिहाइड्रेशन हो जाता है तो डॉक्टर कहता है पानी पियो, पानी जरूरी है, सूख जाओगे ना तो, वरना आपकी सेल्स जो है वो ऐसी ड्राई सी हो जाएगी, ठीक है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए चाहिए। स्थलीय जीवों में को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही, जरूरी है, सब क्रियाएं मेंटेन करनी है। क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। जब खारा पानी आप पियोगे, पहले तो टेस्ट, अरे अंदर का तो छोड़ो, अंदर तो हम जाने देंगे ही नहीं उसको। पहली बात टेस्ट से हम जो है पहले तो उसके सब खारा पानी दे दिया, पी नहीं सकते आप उस खारे पानी को। खुदा ना खास्ता आपने पी भी लिया तो आपका जो है वो शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा। देखो क्यों सहन नहीं कर पाएगा, मैं आपको इसका रीजन समझाती हूँ। मान लो आप ये करके देखो, घर के अंदर करके देखो। हमने देखो परासरण, अंतःपरासरण, बहिःपरासरण सब कुछ पढ़ा है ना, ऑस्मोसिस वगैरह, वही लॉजिक है यहाँ पे। आप अगर एक खारे पानी के अंदर वही किशमिश वाला करते हैं, लेकिन अब शक्कर के साथ नहीं कर रहे हैं, अब हम पानी के साथ कर रहे हैं। वो खारा पानी एकदम नमक घुला हुआ खतरनाक वाला खारा पानी रख दो और उसके साथ कोई दूसरी सेल रख दो या किशमिश ही रख दो या कुछ भी रख दो, अंगूर रख दो, चलो है ना, अंगूर रखते हैं, फूला हुआ अंगूर रख दो, क्या होगा? देखो बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव खारा पानी है, तो यहाँ पे सांद्रता बहुत ज्यादा है और यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है। अंगूर में तो पानी भी होता है ना, सांद्रता तो है ही, पानी भी है, तो यहाँ पे पानी है, जल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पानी है। ये तो बिल्कुल ही हाई लेवल का खारा पानी है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पता है जल क्या करता है? जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाता है, जहां उसको सांद्रता दिखती नहीं है वहां निकल लेता है, तो सारा जल यहां से निचोड़ के बाहर, और इस अंगूर की तो किशमिश बन जाएगी। ऐसा ही आपकी सेल के साथ होगा। अगर आप खारा पानी पीते रहे, कंटिन्यूअस, टेस्ट नहीं आ रहा है फिर भी पी रहे हैं, तो आपकी सारी सेल्स का पानी बाहर आ जाएगा और बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में निकलेगा। प्लस ये नमक जो आप खा रहे हैं इस पानी के साथ, ये खारा है, इसमें बहुत सारा नमक है बहुत सारा। देखो नमक मतलब NaCl ही नहीं है, खारे पानी में सिर्फ NaCl ही नहीं होता। NaCl क्या है? नमक।
और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये सब आपके लिवर में जाके, क्योंकि आपके लिवर को तो आपकी बॉडी को शुद्ध करना है, उसके लिए तो ये सब वेस्ट मटेरियल है। और जितनी बार वो किडनी के अंदर जाएगा, आपकी लिवर के अंदर भी जाता है, किडनी मेन तो किडनी करेगी ब्लड से, तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। और फिर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल है वो वहां जमा हो जाएंगे, पथरी हो जाएगी आपको। इसलिए जहां पे खारा पानी आता है वहां के गांव के लोगों को आपने देखा होगा, उनको पथरी जैसी बीमारियां बहुत होती है, जमा होता रहता है ये खारा पानी। ठीक है, फ्लोराइड अगर पानी के अंदर ज्यादा है तो आपके दांत वात सब खराब हो जाएंगे, हड्डियां खराब हो जाएगी, बोन से रिलेटेड बीमारियां हो जाएगी आपको। तो खारा पानी हम सहन नहीं कर सकते। हाँ, जो खारे पानी में रहते हैं, जैसे खारे पानी की मछलियां है ना, समुद्री मछलियां, वो रह सकती है, उनका शरीर वैसे बना हुआ है। अब उनके अंदर क्या क्रियाएं होती हैं ये आप थोड़ा सा अगर 12th में बायो लेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, टॉपिक हमारा दूसरा चल रहा है। इसीलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्ध करने के स्रोत आवश्यक है। वो खारे पानी में इसलिए रहती है, उनके पास टेक्निक्स होती है, वो मेंटेन करके चलती है। उनके पास कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो इन चीजों को कम करते हैं, है ना। ये छोटा सा एक आंसर, अगर आपको मेरे सवाल से क्यूरियोसिटी जाग गई हो, ठीक है, टेक्निक्स होती है उसकी। इसीलिए प्राणी और पौधे हैं, वो पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए उनको क्या चाहिए, पानी तो जरूरी है। कारक जैसे तापमान, मिट्टी की प्रकृति भी महत्वपूर्ण होती है। पानी की जो मात्रा है किसी जगह पे, वो ऑब्वियसली उसके तापमान पर, मैंने कहा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, डेजर्ट एरिया है जैसे जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है तो पानी उतना कम होगा। जबकि जहाँ मौसम सुहावना रहता है, बर्फ गिरती है, वहां पे पानी की दिक्कतें ज्यादा नहीं आती, क्योंकि वो बर्फ मेल्ट होगी गर्मियों में और पानी बनाएगी। लेकिन जल एक महत्वपूर्ण संपदा है जो जीवन को स्थल पर निर्धारित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इतनी गाथाएं हमने गाई जल की। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई जल इतना इंपॉर्टेंट है तो उसे बचाना भी है, जिसके लिए आप रोज बता दो सेव वाटर, है ना, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, 2 बूंद, एक तो पोलियो वाला डायलॉग है, 2 बूंद जल की भी जरूरी है। तो कारक जैसे तापमान, मिट्टी और ये सब जो है, ये तो दोबारा लिखा हुआ आ गया, ये जो है क्या करते हैं, जल की संपदा को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो हमें जल को बचाना है, उसके लिए देखो वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है 22 मार्च को, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो इस बारे में। तो ये थी जल की कहानियां। जल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अर्थ के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए, पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो था जल एक अद्भुत चीज क्यों है। अभी हमने ये तो पढ़ लिया इंपॉर्टेंस, लेकिन ये इंपॉर्टेंस पढ़ के भी हम सुधरे नहीं है, क्योंकि हमने जल को प्रदूषित भी किया है इतनी इंपॉर्टेंस जानने के बाद भी, और उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।